अच्छा, माय नेम इज रहमतुल्लाह यासीन। मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ इनलैंड रेवेन्यू में। इस टाइम मेरी स्पेशलाइज ट्रेनिंग चल रही है लाहौर के अंदर एट डॉट। मैंने CSS 2019 में क्वालिफाई किया था एंड आई बिलोंग टू द 48th CTP। एज फार एज माई टीचिंग एक्सपीरियंस गोज तो मैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले भी पढ़ा रहा था, बट जो फॉर्मली मैंने पढ़ाना शुरू किया है इट हैज बीन मोर देन 1 ईयर ऑलमोस्ट। एज फार एज माई टीचिंग स्टाइल गोज, आई वुड इनकरेज, अगर आप बीच में ही अगर मुझसे सवाल पूछते पूछते रहते हैं, जब जब जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, काइंडली आस्क, मैं रिपीट कर दूंगा, वापस समझा दूंगा। बट जस्ट कीप वन थिंग इन द माइंड कि आप लोग ना वो कर लीजिएगा, क्या नाम है, मुझे जो स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ वो स्लाइड मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। अगर उस स्लाइड के एंड तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई चीज स्किप कर रही है आपके जहन से, या कोई चीज आप यू वांट मी टू रिपीट, तो मैं आपको रिपीट करता रहूंगा। स्लाइड के बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली थॉट प्रोसेस स्लाइड के बीच में ब्रेक होता है, राइट। कंप्लीटली इजियर। इसमें एज सच कोई एब्रप्ट चेंजेस नहीं आ रहे होते ओवर द टाइम। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बी इट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, be it in terms of current affairs and be it in terms of essay। मोर और लेस ये यूनाइटेड नेशंस से मिलता जुलता सवाल हर जगह पे आ रहा होता है। इस टाइम जो हम लोग यूनाइटेड नेशंस को देख रहे होंगे, दैट वी विल बी सीइंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ द करंट अफेयर्स, राइट। अच्छा, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसका 1945 में बनी थी, आफ्टर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। जब लीग ऑफ नेशंस बनी थी ना, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो क्यों बनी थी, उस जो वर्ल्ड लीडर्स थे, दे रियलाइज कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू विच जो भी मसले हमारे आ रहे हैं एट द इंटरनेशनल एरिना, वो हम उन सब चीजों को सॉल्व कर सकें। कोई भी इश्यूज आ रहे हैं हम उनको देख सकें, ताकि वापस एक वॉर लाइक सिचुएशन पैदा ना हो। खैर, ग्रेट डिप्रेशन आई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए, जिसकी वजह से काफी वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन बनी एंड वर्ल्ड वॉर 2 हमारे सामने है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर हुई है, जितनी एट्रोसिटीज एंड जितनी ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ उसके अंदर, एंड जितनी इकोनॉमिक एंड बाकी जो जितने भी हमारे लॉसेस थे। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 जब यूनाइटेड नेशंस बनाई गई, तो उस यूनाइटेड नेशंस के अंदर और लीग ऑफ नेशंस के अंदर ना एक सबसे बड़ा फर्क था, एक सबसे बड़ा डिफरेंस था। जो लीग ऑफ नेशंस था ना, वो ऑल टुगेदर वॉर को बैन नहीं करता था, मना नहीं करता। तो सर्टेन कंडीशंस थी, अगर आप वो कंडीशंस फुलफिल करते थे, देन यू आर फ्री टू गो एट वॉर। बट यूनाइटेड नेशंस के अंदर ना ये चीज नहीं थी। यूनाइटेड नेशंस ने ऑल टुगेदर ही वॉर को मना कर दिया इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे। यूनाइटेड नेशंस सेड एक कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट लाए कि अगर एक किसी मेंबर स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाता है, अगर वो कोई अग्रेसर है, कोई इस पे अटैक करता है, तो पूरी यूनाइटेड नेशंस एज अ यूनिफाइड फोर्स उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। कोई भी एक कंट्री को ऑथराइज नहीं किया गया था कि वो एट वॉर जाए किसी के साथ भी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ना जो मेजर एम्स थे एंड मेजर जो गोल्स रखे गए थे यूएन के अंदर, ठीक है, दैट वाज इंटरनेशनल पीस सबसे पहला, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस था वो इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाया था। सिक्योरिटी एंड हार्मनी, इसके साथ साथ भी ना और भी 3 से 4 और पर्सपेक्टिव्स थे, जो डिफरेंट एजेंसीज साथ साथ बन रही थी, डिफरेंट जो इसके जो डिफरेंट कमीशंस बनाए थे, डिफरेंट फाउंडेशंस साथ बन रही थी, जिस तरह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल है। वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। सारे के सारे जो एक ही मेजर एम की तरफ काम कर रहे थे कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन हो सके, इंटरनेशनल एक बहुत बड़े लेवल पे क्राइसिस ना आ सके, सही है। अब इसके जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जब बन रहा था ना इसका चार्टर, तो उसका चार्टर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे बनाया गया। सबसे पहला प्रिंसिपल कि ये लोग इंश्योर करेंगे कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहेगा। कोई भी एक एंटिटी या कोई भी ग्रुप ऑफ एंटिटीज या ग्रुप मेंबर है जो नॉन परमानेंट मेंबर है, उसमें बाकी कंट्रीज क्यों नहीं वो शामिल? डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे इलेक्ट होती हैं। इवन पाकिस्तान भी काफी बार इलेक्ट हो चुका है उस चीज में, इंडिया भी जा चुका है। जितनी भी कंट्रीज हैं, 192 टोटल कंट्रीज थी, उसमें से हम 5 परमानेंट मेंबर्स निकाल दें, दैट मेक्स टोटल 187 कंट्रीज। अब 187 कंट्रीज ऑल्टरनेटिवली इलेक्ट होके इस जनरल असेंबली के नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर आ रही होती है। हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हर 2 साल बाद ये सारे के सारे मेंबर्स
चेंज हो रहे होते हैं। सही है? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर मैं ना ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ना काइंडली एक दफ़ा ये सारा पढ़ा दें, क्योंकि एक फिल्म चल जाती जेहन में, बंदा उसको देख रहा होता है, वो अच्छे से याद हो जाता है। और ये सारे सही है। क्वेश्चन जो ये हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, ये आप एंड पे ना वो काइंडली एंड हमें में, बता दीजिएगा, इस तरह ना वो हाँ एक इंटरप्शन हो जाती सही है है, जो जेहन में फिल्म चल रही होती है उसकी। तो सही है। मैंने इसलिए कहा था कि एंड पे हम सवाल कर लेंगे, आखिरी के 10 15 20 मिनट रख लेंगे सवालों के लिए, उसके हम सारे डिस्कस कर रहे होंगे। सही है? शुक्रिया सर। अच्छा अच्छा, इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। हमने दो बड़े मेजर ऑर्गन्स को डिस्कस कर लिए, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। इसके अलावा ना 4 और मेजर का वो है, इसके ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। सबसे पहला इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक भी कहते हैं। इसके टोटल 51 मेंबर्स हैं, जो जनरल असेंबली एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम इलेक्ट कर रहा होता है। इसका जो मेजर काम है, वो मेजर काम इसका ये है कि जो जितने भी मुल्क दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज हैं, उनको ये डील कर रहा होता है, उनको डिफरेंट तरीके से रिकमेंडेशंस दे रहा होता है, उनके बारे में बता रहा होता है जिन्हें किस तरह सॉल्व करनी है, या उनको सॉल्व करने के लिए खुद अपने एफर्ट्स क्रिएट बना कर रहा होता है। सही है? इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों में किसी ने रेफर किया था कुलभूषण यादव वाला, वो केस आईसीजे में ही गया हुआ था। जो जजेस की इलेक्शन है, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर करते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इसी के जजेस हैं। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 9 साल के लिए हर जज इलेक्ट होता है, एंड उसका री इलेक्शन अलाउड है, इमीडिएटली री इलेक्ट हो सकता है वो। सही है? इसके अलावा सेक्रेटेरिएट, इसका जो सेक्रेटेरिएट है ना, ठीक है, दैट इज द वर्किंग बॉडी, ये यूएस के अंदर है। इसकी पूरे का पूरा जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना यूएन का, वो सारा का सारा सेक्रेटेरिएट के अंदर फॉल करता है। इसके अलावा जो इसका आखिरी सबसे बड़ा ऑर्गन है, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ऑल्दो ये अब डोरमेंट है, इसमें सारे के सारे ऑपरेशंस 1994 में सस्पेंड कर दिए थे अपने। क्यों? क्योंकि जब उस साल ना आखिरी स्टेट थी पलाऊ, उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली थी, या कह लें गेन कर ली थी। ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये था कि वो कंट्रीज या वो एरियाज या वो स्टेट्स जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टिल कॉलोनाइज थे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई और कंट्री उनको एडमिनिस्टर कर रहा था, उन सब चीजों को ट्रस्टीशिप काउंसिल देख रहा था, उन सब चीजों को। एंड इसका मेजर मकसद ये था कि उन सब कंट्रीज को स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस दिलवाना। तो जब इसका मकसद 1994 में एंड हो गया था, तो तब से इसके ऑपरेशंस सस्पेंडेड है। अच्छा, इसके अलावा सक्सेसेस कौन कौन से? काइंडली प्लीज आप सेक्रेटरीट वाला दोबारा रिपीट कर दें। मैं कर देता हूँ। थैंक यू। अच्छा, सेक्रेटेरिएट वाला मैंने ऑप्शन ये बताया था कि जितना भी यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग स्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, या जिस तरह कह लें कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो सारा सारा सेक्रेटेरिएट देख रहा होता है एट द बैक एंड। जिस तरह हमारे जिस तरह पाकिस्तान का सारा सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो सारा सारा पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में सॉल्व हो रहा, डील हो रहा होता है। इसी तरह यूएन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक जो एक्शंस हैं, जो काम है, वो सारे सारे सेक्रेटेरिएट के अंदर डील हो रहे होते हैं। सही है? अच्छा, यूनाइटेड नेशंस के सक्सेसेस कौन कौन से हैं? अब हमने ओवरऑल इसका जनरल स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, एक जनरल आइडिया हो गया कि है क्या चीज, बट अभी तक इसने कौन कौन सी ऐसी चीजें की हैं जो इसकी सक्सेसफुल रही हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली सवाल इस वाले पर्सपेक्टिव में अंदर ज्यादा आ रहा होता है इन द करंट अफेयर्स। सबसे बड़ा जो मेजर काम किया है ना यूनाइटेड नेशन से, दैट इज कि उसने अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड किया हुआ है, अवॉइड किया हुआ है, या होने से रोका हुआ है, जो बहुत ही जिसके ज्यादा चांसेस थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब यूनाइटेड नेशंस जब यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। उस चीज को अवॉइड करवाना, उस खतरे से दुनिया को निकलवाना, इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस है यूनाइटेड नेशंस का। इसके बाद सिंस 1945 जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कंट्रीज के आपस में हो रहे थे, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में मरने वाले लोगों की जो ओवरऑल वो है ना स्ट्रेंथ, जो है जो ओवरऑल नंबर है, ठीक है, दैट हैज रैपिडली डिक्रीज्ड। अब यस, इसके अंदर कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, किसी एक सर्टेन ईयर्स में वो नंबर्स बढ़े भी हैं, बट देन अगेन एक जो उसके अलावा कभी कभी वो क्या नाम है स्टीव्स आए इसके अंदर, अपर साइड पे गया है ये, ठीक है, बट ओवरऑल एक जनरल लाइन अगर देखें
तो ओवरऑल जो इसकी वो लाइन है वो कम ही हुई है, बड़ी नहीं है इन द जनरली स्पीकिंग। इसके अलावा जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जिसके तहत जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनको प्रिवेंट करना, उनका जो स्प्रेड है वो डिफरेंट स्टेट्स के पास जाने से रोकना, इसका सबसे बड़ी अचीवमेंट है। यस, नॉनदलेस बड़ी हैं ये, मतलब यूनाइटेड नेशन पहले यूएस के पास था, उसके बाद यूएसएसआर के पास गया, चाइना के पास गया, वो क्या नाम है, रशिया के पास, यूके के पास गया, फ्रांस के पास गया, इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, डिफरेंट कंट्रीज के पास नो डाउट गया है। बट देन इन इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसको सर्टेन लिमिटेड नंबर्स पे हमने रखा हुआ है। वाइड स्प्रेड ये बहुत ज्यादा फैल नहीं रहा। अब इसको फैलने से रोकने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि यार जो कंट्रीज ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा हो जाए एंड कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करें। अब यूज करने के सबसे बड़ा जो इसका जो डिसएडवांटेज होता ना हमें, अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स कोई कंट्री लॉन्च कर रही होती, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास हिरोशिमा एंड नागासाकी वाली है, जो टिल डेट अभी तक हम उसके जो इम्पैक्ट्स अभी तक हम देखते हैं। उन सब चीजों को रेगुलेट करना, उन सब चीजों को मेंटेन करना, वो नंबर लिमिटेड रखना, एंड उसके अलावा जो न्यूक्लियर जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसका जो यूज है उसको पीसफुल मीन्स में यूज करना, उसको जो पीसफुल मेजर्स निकालना, वो सबसे बड़ा क्रेडिट यूनाइटेड नेशंस को जाता है उस चीज का। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशंस की, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो ओवरऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव दिया कि ओवरऑल इंसानों के राइट्स क्या हैं, कि यार उनके रिलीजन की फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, और इसके अलावा और बहुत ज्यादा राइट्स इसके अंदर फॉल करते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किए हुए हैं, जिसको पूरी दुनिया ने एडहेयर करना है, जिसको पूरी दुनिया ने क्या नाम है फॉलो करना है। अगर कोई कंट्री उसकी वायलेशंस करती है तो यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके अगेंस्ट एक्शंस लेने की एटलीस्ट कोशिश कर रहा है, या इन द जनरली स्पीकिंग एट द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, इस चीज को जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसको ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा कम किया गया है। सही है। इसके अलावा जो डिफरेंट सक्सेसफुल एजेंसीज हैं इन सब चीजों के अंदर, दैट इज यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, इनका जो रोल है दैट हैज बीन रिमार्केबल, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड, जो पेंडेमिक था, जो WHO की जो डायरेक्शंस थी, जो WHO के एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो हम लोग क्या नाम है साइडलाइन नहीं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इराक की इन्वेजन जब यूनाइटेड नेशंस ने मना किया था, डिस्पाइट दैट इराक की इन्वेजन एक बहुत बड़ा फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का। अच्छा, ये सर हमने सक्सेसेस भी देख ली है, हमने फेलियर्स भी देख ली है। अब यूनाइटेड नेशंस का जो है प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ, जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम इसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इस टाइम, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, दैट इज कि जो P5 है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं एज पर आर्टिकल 23 ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो सबसे ज्यादा हाईलाइट उनको किया जाता है। क्यों? क्योंकि वही एक रियल डिसीजन मेकर्स हैं। उनके चाहने, उनमें से अगर कोई एक भी चाहे तो किसी एक कंट्री के अगेंस्ट अगर कोई एक एक्शन लिया जा रहा था या लिया जाना था, एक कंट्री चाहे तो पूरी की पूरी एफर्ट से उनको बम्बार्ड कर सकता है, बुलडोज कर सकता है। जिसके अंदर 1962 वाली यूएन रेजोल्यूशन है, कश्मीर इश्यू रिजॉल्व होने वाला था या हो जाता, रशिया ने उसको वीटो किया। या उसके अलावा ऐसे बहुत सारे और इश्यूज हैं जिस पे टाइम, जिस तरह इजराइल वाला इशू है, उस पे यूएस टाइम एंड अगेन उसको वीटो करता रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको रिजॉल्व किस तरह करना चाहिए, ये जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम अगली स्लाइड्स में जाके देख लेते हैं, बट इस टाइम हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं वो यूएन की प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। रीजन बीइंग क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, उसका जो फाइनेंसेस आते हैं उसके, वो सारे के सारे आते हैं डेवलप्ड नेशंस की तरफ से या जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उनकी तरफ से। अब जाहिर सी बात है, जिसका पैसा होता है उसी की बात ज्यादा मायने रखती है। तो यूनाइटेड नेशंस के साथ भी ये सबसे बड़ा मसला है। पैसे अगर नहीं लेता तो काम किस तरह करेगा, जब पैसे लेता है तो ऑब्वियसली उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से बैठ कर एक्सेस कर सकते हैं, पूरे साल की मेंबरशिप होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आपने आर्टिकल्स की बात की। सर क्वेश्चन है,
अच्छा एक सेकंड, आप में से ना 2 से 3 बच्चों ने ना वो बीच में एक टाइप भी करके भेजे हुए हैं, मैं उनको आंसर कर लूं फिर आपके पूछ लेता हूं इनके, वरना इनके बहुत मैसअप हो जाएंगे मुझसे। अच्छा नेटो पावर का बता दें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर सिंपली वे में कहूं जो यूएस जो ग्रुप है, यूएस ब्लॉक है, उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो इसके पावर्स हैं, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो एक समझ लें कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला उनका भी एक सर्टेन पार्ट है जो डिफरेंट जगहों पे एक्शंस ले रहे होते हैं। हम नेटो को भी बाद में देखेंगे, इसको एज अ ग्रुप हम देख रहे होंगे। अफगान इश्यू एक बहुत बड़ा यूएन का फेलियर है, यस मैडम। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा फिर आया है अफगान इशू। अच्छा जी अफगान इशू एक यस फेलियर है इसका। आईसीजे के मेंबर्स मैडम 9 साल के लिए आते हैं एंड 9 साल के बाद री इलेक्ट हो सकते हैं, सही है। अच्छा जी अब मुझसे सवाल, एक्सक्यूज मी सर, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, डिटेल नोट्स भी शेयर कर दूंगा मैं। थैंक जी सर एक आप में से क्वेश्चन कौन बोल रहा था, बोले बोले। जी सर, सर जब यूनाइटेड नेशन बन गई तो हम देखते हैं कोरियन वार भी हुई और उसके बाद वियतनाम की भी वार हुई, तो इसमें तो 2 मेन जो वेटो पावर थे वो इन्वॉल्व थे, उसमें यूएसए भी इन्वॉल्व था और चाइना भी इन्वॉल्व था। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब रशियन और अफगान वार हुई तो उसमें यूएसए तो मुखालिफ था एसएसआर का, तो उसने उसको वीटो क्यों नहीं किया? या फिर जब यूएसए ने अटैक किया के 2000 के बाद, तो फिर चाइना और रशिया ने क्यों नहीं वीटो किया इनको? आप लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करें, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी मेरी एंड पे। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि point। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब एसएसआर या यूरोपियन क्या कहते हैं एसएसआर या रशिया ने यूनियन एसएसआर जो रशिया ने अटैक किया था अफगानिस्तान पे, तो उस वक्त जो यूएसए था वो तो इनका अपोजिट था, क्योंकि उधर वो रशिया में कम्युनिस्ट था और उधर कैपिटलिज्म था, तो बहुत इनका वो डिफरेंट था। तो फिर के जो अमेरिका का ब्लॉक है, जैसे यूएसए था, यूके था, फ्रांस था, तो उन्होंने इसको वीटो क्यों नहीं किया? और दूसरा जब 2000 में यूएसए ने अटैक किया अफगान पे, तो फिर चाइना और रशिया ने क्यों नहीं वीटो किया इसको? अच्छा देखिए, मैं वीटो का हल्का सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वीटो का कॉन्सेप्ट इसकी एक सर्टेन कोई सपोज एक कंट्री है ना, सपोज पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल ले लें। सपोज पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर देता है, एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। यूएन के अंदर मसला जाता है, यूएन का डिस्कस हो रहा है कि यार पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर दिया, आप इसका ना वे आउट निकालें, या ऐसा करें पाकिस्तान का अगेंस्ट हम कोई एक्शन लेते हैं ताकि ये पाकिस्तान इस वॉर से दूर हो जाए। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मसला जाएगा, अगर 5 मेंबर्स में से किसी एक कंट्री ने भी बोल दिया, परमानेंट मेंबर्स में से, यार पाकिस्तान के अगेंस्ट आप एक्शन ना लो, दैट ऑटोमेटिकली मींस कि बाकी 4 कंट्रीज कितना भी जोर लगा लें, वो कलेक्टिवली एट द फोरम ऑफ यूनाइटेड नेशंस उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती अगर एक भी बंदे ने वीटो कर दिया उस चीज को। जिन जिन चीजों की आपने एग्जांपल दी उन सब में ऑटोमेटिकली डायरेक्टली एंड डायरेक्टली P5 में से कोई एक इन्वॉल्व था, एंड अगर उस एक सर्टेन परमानेंट मेंबर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा रहा होता तो ऑटोमेटिकली उसने खुद को उस सर्टेन डिसीजन को वीटो कर देता हो। इस वजह से वो मसले इतना डिस्कस ही नहीं हुए, सही है। इसीलिए आपको मैंने ऑप्शन दिया, अब जब हम लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, मैंने इसी सबसे बड़ा पहला रिफॉर्म ने यही बताया था कि आप जो वीटो वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस पर आप मिनिमम आप 2 से 3 वीटोज रखो कि या 2 या 3 वीटो आएंगे तब भी हम वो एक्शन नहीं लेंगे, वरना हम एक्शन ले लेंगे प्योर डेमोक्रेटिक वे में। या तो फिर जिस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है या जिस कंट्री के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है उस सर्टेन बंदे की फॉर द टाइम बीइंग बी देम द परमानेंट मेंबर्स, आप उसकी मेंबरशिप सस्पेंड करो, फिर आप एक्शन ले लो। ये रिफॉर्म्स के अंदर रिकमेंडेशंस हैं, बट जी सर, जो आप मसला बता रहे हैं वो जी मेरा भी यही आइडिया था कि जो वीटो पावर है के रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, वो 2 या 3 कंट्रीज का होना चाहिए, ये तो सिर्फ एक कंट्री का है। जी इंटरनेशनल जो डिफरेंट रिसर्च एजेंसीज हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो भी यही कहती हैं। और वो सर मैंने क्वेश्चन से कंप्लीट कर सकते हैं मैडम क्यों नहीं कर सकते, काफी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, क्यों नहीं कर सर? सकते।
जी बोलें, किसी कोई और सवाल? सर मेरा सर एक चाइना क्वेश्चन तो जब वीटो पावर दी जा रही थी, सर जब दी जा रही थी उस टाइम पे तो चाइना जो इतना एस्टेब्लिश नहीं था। बट मैडम एक बहुत बड़ी रीजनल पावर तो नंदलेस था ना, एंड उसके पीछे सबसे बड़ा था कम्युनिस्ट था, यूएसएसआर उसको क्या बैकअप कर रहा था, एंड जितनी बड़ी उसकी प्रेजेंस है इन द वर्ल्ड मैप, ऑब्वियसली दैट डज मेक अ डिफरेंस। सर एक और क्वेश्चन था जो आपने बताया था कि एक ट्रस्ट करके कोई नाम थी इसका, जो जिसका ये मकसद था कि वर्ल्ड वॉर जो हो रही होती है, नहीं अगर कोई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंट्रीज जो हैं वो आज़ाद नहीं, उनकी वजह से जो है वो बनी थी। और आपकी जो एक मतलब उस टाइम पे कश्मीर तो आज़ाद नहीं हुआ था, तो फिर वो खत्म क्यों हुई? क्योंकि कश्मीर मैडम तो कश्मीर अंडर कॉलोनाइज नहीं है, इंडिया ही आ रहा था ना। कश्मीर कॉलोनाइज नहीं है, कश्मीर डिस्प्यूटेड कॉलोनाइज टेरिटरी जरूर है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी जरूर है, कॉलोनाइज नहीं है। ओके। सर एक मिथ की बात करना चाहूँगा, ये जो हमारे क्लास वाले उसके माइंड्स के अंदर मिथ है बड़ी कि अमेरिका इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री और उसके अलावा पाकिस्तान जैसे कंट्रीज कभी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो अगर ये 71 के अंदर देखें, भुट्टो साहब ने यूएन के अंदर जो है बड़े उनके तमाम जो रिकमेंडेशन थी बड़ी वो फाड़ कर फेंक दी थी, और उसके बाद यूएन हमारा कुछ नहीं कर सका। जो आपका सॉवरेनिटी वाला पॉइंट है ना, वो हर जगह पे मजबूत है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, एग्जैक्टली माय पॉइंट। जी सर मैं किसी का कोई क्वेश्चन और करना सवाल? चाह रहा हूँ। बोलें बोलें बोलें। अच्छा सर, ये जो यूएन एक अपॉर्चुनिटी देता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो सर पाकिस्तान के पास भी ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो इंडिया को सू कर सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो ये पाकिस्तान इंडिया को सू क्यों नहीं कर पा रहा सर? सर यूएन में वो उधर मसला लेके जाने के लिए ना दोनों पार्टीज का वहां पे जाना जरूरी है। जब एक पार्टी कोई मसला लेके जाती है ना तो वो एडवाइजरी ओपिनियन होता है, वो कंपलसरी नहीं होता। मसला ये कि अगर हम लेके जाना चाहते हैं तो इंडिया लेके नहीं जाता। जब दोनों पार्टीज नहीं जा रही तो फिर वो मसला आगे सॉल्व होता नहीं है। ये म्युनिसिपल कोर्ट्स नहीं है जैसे हमारे पास कंट्री के अंदर कोर्ट्स, वो कोर्ट्स नहीं है कि सिर्फ एक बंदा चला गया तो अगले बंदे को ना पुलिस के थ्रू उठवा लिया गया, भाई आओ कोर्ट में, अगर वो खुद नहीं आ रहा। इंटरनेशनल लॉ में इसी तरह चीजें नहीं चलती, तो डिफरेंट चलती है। यस सर। जी किसी का कोई और सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले। सर जो फेलियर में आपने दी एनपीटी हैज फेल्ड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स वाली लाइन पढ़ाई थी, इसमें एनपीटी से स्टैंड फॉर क्या है, ये इसका क्या मीनिंग होगा? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर के लिए है कि न्यूक्लियर के जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा फैले ना लोगों के अंदर। सर एक रिपीट कर दें। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ओके सर, थैंक यू। पावरफुल नेशंस हैं वो काफी हद तक इन चीजों को वो कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर यूएन में नहीं कर रहे तो अगर यूएन में नहीं भी जाते तो मुझे बताएं कि यूएन के अलावा भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते। अगर आपको सब मैं एग्जांपल देता हूं कि जब पाकिस्तान से मांगे गए थे क्या नाम है, जो वॉर ऑन, जब अफगान के क्या नाम एंड्योरिंग फ्रीडम ऑपरेशन जब स्टार्ट हो रहा था अफगान वॉर के अंदर, तो क्या जब पाकिस्तान को ऑप्शंस दिए गए थे कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला, मुझे बताएं कि यूएन ने दिया था या किसने दिया था? यूएस ने दिया था ना। वो चीज डिफरेंट वे से भी कंट्रीज इन्फ्लुएंस कर जाती हैं, या पाकिस्तान की जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, जो पाकिस्तान के डिफरेंट जो आउटलुक्स हैं, उन चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। या जिस तरह सीपैक है, सीपैक ऑब्वियसली चाइना बहुत ज्यादा में इन्वेस्टमेंट दे रहा है, बट डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिफरेंट वे से इन्फ्लुएंस भी तो करता है ना। तो ये सब चीजें इंटरनेशनल एरिया में थोड़ी सी डिफरेंट वे से आती हैं। सर आपने कहा कि जब कोई बोले बोले सर आपने कहा कि आईसीजे में दोनों कंट्री जो है वो उनका जाना जरूरी होता है किसी केस को पुट करने के लिए। तो ये कुलभूषण यादव के केस में फिर पाकिस्तान क्यों, अगर इंडिया गया तो पाकिस्तान क्यों गया था? मेरा क्वेश्चन इसलिए है कि आपने इसके बारे में कोई रिसर्च आर्टिकल भी पढ़े होंगे कोई, तो उसमें कोई नेशनल काज क्या था पाकिस्तान का वहां पे जाने? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रीजन था जाने का ना, पाकिस्तान अपनी सॉफ्ट पावर एक्सरसाइज करना चाह रहा था। पाकिस्तान पूरी दुनिया में नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा था, जो एटलीस्ट चाह रहा है जो अभी भी, कि पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर जाए, पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट स्टेट ना देखा जाए। तो इसीलिए
ये इसका केस लेके जाया गया था उसके अंदर, ताकि इंडिया अपना नैरेटिव फॉर देम ना फैला सके कि यार हमारा पहले बात बंदा है नहीं, हमारे नाम पे लगा रहे हैं, या अगर हम प्रूफ कर देते उनका बंदा दे वुड हैव सेड कि यार हमें मौका ही नहीं दिया गया, हमें जिस तरह अभी भी इंडिया का जो सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव दैट इज काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। जो इंडिया इस टाइम फेल हो रहा था, जो इंडिया नहीं एक चीज को एक्सरसाइज कर पा रहा था या उस चीज को पॉइंट उस एंगल से नहीं देख रहा, दैट वाज कि स्पाइंग वाले कॉन्टेक्स्ट में काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता, बट डिस्पाइट दैट पाकिस्तान ने दिया था, थोड़ा लेट ही सही बट दिया था। जो सबसे आपका जो सवाल है प्राइम जो आपका कोर सवाल, दैट वाज कि पाकिस्तान क्यों गया था। पाकिस्तान अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए, पाकिस्तान अपनी सॉफ्ट इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए गया था वहां। तो सर क्या मतलब पाकिस्तान के पास ही हक था कि वो उस पे खुद डिसीजन ले सकता कुलभूषण यादव केस पे? जी कर सकता था। ओके सर। और उसको फिर डिफरेंट एंगल से लिया जाता इंटरनेशनल एरिना में। सर सही है, जी जी बोले। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हर कंट्री का इंटरेस्ट सेपरेट होता है और सबसे पहले वो अपने इंटरेस्ट को ही फेवर में रखता है। जैसे अभी हम ईरान की एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं कि पूरी वर्ल्ड ने उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन वो फिर भी न्यूक्लियर वेपन उन्होंने बनाए हैं। देखिए रिस्ट्रिक्शन ही लगा सकते हैं ना, आप उनको बम्बार्ड तो नहीं कर सकते। मुझे एक चीज बताएं कि जब ईरान बनाने की कोशिश कर रहा था, क्या डिस्पाइट दैट क्या पूरी दुनिया ने डिफरेंट सैंक्शंस नहीं लगाई उसके ऊपर, एंड चाहे जल्दी या चाहे लेट, क्या उन सैंक्शंस के तहत ईरान ने अपने नील डाउन नहीं किया? क्या ईरान ने काफी बातें नहीं मानी? P5+1 जो डील थी उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि ईरान ने आखिर हार मान ली थी जब इंटरनेशनल प्रेशर्स बढ़ गए थे। बट सर उन्होंने अपने वो जो एक इंटरेस्ट होता है वो तो उसने सबसे पहले अपना रखा हुआ था, बाद में उन्होंने हर कंट्री अपना रखती है, हर कंट्री अपना रखती है। जब शुरू में ईरान को लग रहा था कि मैं न्यूक्लियर वेपन बना जाऊंगा एंड मैं सर्वाइव कर जाऊंगा, बट जब ईरान को लगा कि यार अब मैं कोलैप्स होने वाला हूँ या गवर्नमेंट को लगा अब ये नहीं चल सकते हम, तो ऑब्वियसली दे हैड टू नील डाउन, क्योंकि इन द करंट वर्ल्ड कोई भी कंट्री इन आइसोलेशन नहीं रह सकती। सही है सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जिस तरह से हमारे पास ये यूएन जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, इसमें हम देखने में आता है कि ये डिफरेंट कंट्रीज जैसे पाकिस्तान में अगर किसी भी जुर्म के ऊपर जो है वो हैंग करने के लिए पनिश किया जाए तो ये सैंक्शन अप्लाई कर देता है कि आप ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको जब हैंग किया जाता है, जिस तरह हमारे पास मोटरवे केस था या जैनब केस था या और भी इस तरह से नूर मुकद्दम केस है, तो जो विक्टिम्स होते हैं उनके साथ तो यानी कि उनके साथ भी तो ज्यादती हुई है, वो भी तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ एक चीज है। अब उनके जुर्म के अकॉर्डिंग उनको पनिश नहीं किया जाएगा, उनको हैंग नहीं किया जाए, तो ये कैसे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है? वो जो विक्टिम्स है उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो एक चीज ह्यूमन राइट्स के खिलाफ बनती है। मैडम देखिए, आपको जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है ना, आजकल जो इन द 21st सेंचुरी जो आइडिया चल रहा है ना, दैट इज कि आप पनिश कर सकते हो एक बंदे को, बट आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते। कैपिटल पनिशमेंट से मेरा मतलब ये है कि आप उसको डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। आप सारी उम्र कैद रख लो, कोई इशू नहीं है, पर जब उसको हैंग करते हो, ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, तो उस चीज पे मसला उठता है। वो सजा देने से मसला नहीं उठता, जो सजा दी जा रही होती है उसके अगेंस्ट चीजें उठती है। डेंसल वार क्राइम्स को क्यों पनिश किया जाता है, जैसे कि सद्दाम हुसैन इज एन एग्जांपल? आपका सवाल क्या था? आपका सवाल सुना नहीं मैंने पूरा। सद्दाम हुसैन सर सवाल ये था बड़ा कि जो वार क्राइम्स के मुर्तकिब मुजरिम हैं उनको फांसी क्यों दी जाती है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सद्दाम हुसैन साहब हमारे सामने हैं। सर वो वॉर क्राइम है। वॉर क्राइम इज क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ मेरा ये है कि वो जेनोसाइड या एक बहुत बड़े मैसिव स्केल में इन्वॉल्व होते हैं, एंड वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसेंसस आ जाता है। बट वहीं पे आई वुड अगेन रिपीट कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है। इंटरनेशनल लॉ में ना जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, सबसे बड़ा हमें इशू ये आता है कि हम इंटरनेशनल लॉ को अपने म्युनिसिपल लॉ से वो क्या नाम है कंपेयर कर रहे होते हैं। चीजें इस तरह चलती नहीं है। सही। अच्छा, आप में से मैडम ईशा, मैंने अपने जो स्लाइड्स हैं वो ऑलरेडी दे दी हैं एकेडमी को। अब मैं आई वुड सजेस्ट, मैं उनको बोल दूंगा कि आप लोगों को भेज दें। सही है।
थैंक यू सर। सर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। थैंक यू सर। जी जी बोलें, क्या सवाल था आपका? सर रिकॉर्डिंग भी भेज दें। रिकॉर्डिंग्स एकेडमी आपको प्रोवाइड कर देगी, रिकॉर्डिंग हो रही है। इसके अलावा कोई और सवाल? एक्सक्यूज मी सर। डिस्कस कर लें। बोले। थैंक यू सर। अच्छा सर मतलब अगर हैंग नहीं कर सकते तो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, उसके बाद से फिर ये अभी क्या कहते हैं हमारे यहाँ जो सलमान ताशी का केस था उसमें भी हमने डेथ और मतलब उसको हैंग किया, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि तब तो मैडम यूएन बना हुआ था। मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ ना कि देखिए मैडम, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपको एडवाइजेज आती हैं कि आप ना करें, अगर आप करेंगे तो हम ये सैंक्शंस लेंगे। बट डिस्पाइट दैट अगर एक कंट्री अपनी सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करते हुए चीज कर देता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता, मतलब उसको रोका नहीं जा सकता। सही है। आप में से किसी एक का कोई सवाल आ रहा था कोई चीज रिपीट करने के लिए, मुझे बता दें ताकि फिर हम क्लास एंड कर दें, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है एंड दूसरी क्लास मेरे ख्याल से स्टार्ट होनी है एकेडमी की। सर ये क्वेश्चन सर आपके पास से कोई जी मारिया मैडम आप बोलें। सर ये क्वेश्चन बता देंगे कैसे एग्जाम में आता है, इसे थोड़ा डिस्कस कर लें। हाँ मैं बताया था सब। देखिए एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा यूनाइटेड नेशंस क्या है, आपसे सवाल पेपर में आता है कि यूनाइटेड नेशंस के फेलियर्स क्या हैं, यूनाइटेड नेशंस के इश्यूज क्या हैं, एंड इसकी रिकमेंडेशंस दे दें, उनको रिजॉल्व किस तरह किया जा सकता है। इन तीन डायनामिक्स से आता है। इन तीनों डायनामिक्स की मैंने अलग अलग स्लाइड्स बनाई हुई हैं, इन तीनों को डिटेल में भी अपने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों को इंशाल्लाह स्लाइड्स और नोट्स मिल जाएंगे इन ड्यू टाइम। सही है। मैं एकेडमी को दे दूंगा नोट्स, परेशान मत हो, मुझे 1 से 2 दिन दें, क्योंकि नोट सिस्टम अपडेटेड नहीं है। स्लाइड्स में साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ, नोट्स कंप्लीटली अपडेटेड नहीं है, मुझे कुछ टाइम दे उनको अपडेट कर लूं फिर आपको दे दूंगा वो। सही है। अच्छा करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन मैडम ISSI की मेंबरशिप ले लें, वो बेहतर है। या उसके जो रिसर्च अगर नहीं मेंबरशिप ले सकते आप उसकी, तो डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स हैं, एप्री उनमें से है। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी आपका जो आता है मैगजीन आता है वो देख लें, डिप्लोमेट देख लें, एक द इकोनॉमिस्ट देख लें। इसके अलावा जो आपको डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं आप उनको रेफर कर लें, जो डिफरेंट इंटरनेट पे वीडियोस आ रही होती हैं आप उनको रेफर कर लें। उसके बाद अगर कोई इशू आता है तो मुझे बता दीजिएगा, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस आउट। सही है। चलें टाइम खत्म हो गया, अगली क्लास स्टार्ट होनी है। ओके सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।